जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट पे बच्चों। और भाई आज परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, 24 तारीख से भाई हमारे क्लास इंटर और हाई स्कूल का पेपर है। तो बच्चों आज जो है 23 हो चुकी है भाई। ठीक है, लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ और इसमें देखिए बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है। मैं मानता हूँ कि 99 तो नहीं, लेकिन 90% ज़रूर इसमें से आएगा। और जितने मेरे प्रैक्टिस सेट है बच्चों, सबसे मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ भाई, मेरे प्रैक्टिस सेटों को तुरंत चैनल पर जा कर के एक एक प्रैक्टिस सेट को देखना। ठीक है, यदि आपने मेरे दिए हुए प्रैक्टिस सेटों पर आपने ध्यान कर लिया, पूरे के पूरे आपने प्रैक्टिस सेट पढ़े, मैं मानता हूँ कि 99% आपका पेपर यहीं से आएगा यार। बहुत चुनिंदा प्रश्न लेकर के अपने प्रैक्टिस सेट में आता हूँ। बहुत खास होने वाला आज का प्रैक्टिस सेट हमारा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करिए। ठीक है, जीएसएम हिंदी पॉइंट को। आइए विलम्ब ना लेते हुए भाई अब शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किस में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना? क्या परीक्षा गुरु को माना, या भागवती को, या चंद्रकांता संतति को, या अनामात पोथा को? बताइए। तो भाई सबसे पहला जो उपन्यास उन्होंने माना है किसे? परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 2, एक एक इम्पोर्टेंट आप ध्यान देते जाओ। नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं है भाई इसमें? 4 में। ठीक है, राजमुकुट है, गरुड़ध्वज है, अपना अपना भाग्य है, या आन का मान। तो इसमें जो नाटक नहीं है भाई, राजमुकुट भी नाटक है, गरुड़ ध्वज भी नाटक है, आन का मान भी, और अपना अपना भाग्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर गए, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना क्या है? स्वामी दयानंद की रचना क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, भूदान यज्ञ नहीं भाई, ये तो विनोबा भावे का है। भोर का तारा ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, भारत भारती भी नहीं होगा, ये मैथिली शरण गुप्त का है। तो सत्य प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, निशान लगा देंगे। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार क्या है? महके आंगन चहके द्वार के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। तो भाई सही हो जाएंगे हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गए प्रश्न, अणय प्रश्न, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। कौन सा निबंध है भाई? आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता, या फिर क्या होगा, भाषा का महत्व? नहीं भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा का और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है भाई। एक जो है लेखक है वो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, बाकी भारतेंदु युग से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भाई ये तो भारतेंदु युग से होंगे ही। बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 2 का ख देखिए, राम की शक्ति पूजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, या राम नरेश त्रिपाठी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेव वर्मा? बताइए। तो भाई निराला जी बिल्कुल इसके सही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ख का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, निशान लगा दीजिए। गै प्रश्न देखिए, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषण वर्ग के प्रति घृणा किस बात की प्रमुख विशेषता है भाई? किस वर्ग की बताइए? प्रगतिवाद की है, छायावाद की है, नई कविता की, या प्रयोगवाद की? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद की। है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो भाई इसके हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। आज के बिल्कुल जो है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है बहुत खास है, बहुत ध्यान से देखें हम। अभिनव मनुष्य का काव्यांश के रचनाकार हैं अभिनव मनुष्य। ठीक बेटा, अभिनव मनुष्य के रचनाकार कौन है भाई? नरेंद्र शर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद? नहीं भाई, रामधारी सिंह दिनकर ही होंगे बिल्कुल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। अणय का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर।
अब देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई ये जो है हमारे क्या है, गद्य गरिमा पाठ से ली, गद्य गरिमा किताब से ली गई है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 6 है आज का, ठीक है। और बच्चों गद्य गरिमा से क्यों, क्योंकि जो है हमारे इंटर में किताब का नाम गद्य गरिमा है और हाई स्कूल में हमारा गद्य संकलन, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं भाई। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है भाई, बिल्कुल। निंदक आदमी वो होगा, बुराई वही व्यक्ति करेगा जो हीन होता है, जो कमज़ोर होता है, ठीक है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसे अनुभव करता है जैसे वह सब निकृष्ट हों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरिशंकर प्रसाद इसके जो है लेखक हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निंदा करके व्यक्ति ऐसा सोचता है जैसे सब लोग इस दुनिया में बेकार हैं, वही सही है और वह उनसे अच्छा है, ठीक है। वह उसके अहम को इतनी तुष्टि होती है कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है भाई। जैसे जैसा हम कर्म अपना हमारा छोटा होता चला जाएगा तो हम निंदा रस में जो है भाग लेते हैं, हरिशंकर प्रसाद कह रहे हैं। और वो अपने अहम को इससे संतुष्टि होती है, इसको अपने को अच्छा मानता है, अच्छा महसूस करता है, हल्का महसूस करता है किसी की बुराई करके, ठीक है। तो भाई पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो भाई पहला पाठ ये हमारा किससे लिया गया, हाँ इसमें आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के निंदा रस पाठ से ली गई और इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई, ठीक है बेटा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए। तो भाई रेखांकित अंश की बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता है तो दिन की निंदा की प्रवृत्ति, भाई ये बिल्कुल सही बताया हरिशंकर प्रसाद जी ने कि यदि हमें जो बड़ा बनना है तो हम लकीर को ना मिटाना है, ठीक है। यदि किसी लकीर की साइड में बड़ी लकीर खींच दी जाए तो वो लकीर अपने आप ही छोटी हो जाएगी, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो बुराई करने वाला व्यक्ति होता है, वो लकीर को बिसारने की कोशिश करता है, वही निंदा की प्रवृत्ति है। हम बुराई करते करते जैसे जैसे हमारे कर्म छोटे होते चले जाते हैं, हम काम करने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, तो क्या होता है, हम उतने निंदा रस की जो प्रवृत्ति है, बुराई करने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या तो ये हो गई भाई। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे माना जा सकता है, बताइए। उत्पन्न निंदा जो है उसे एक रस की उन्होंने जो उपाधि दी है, ठीक है। व्यक्ति जो क्या होता है, निंदा करके यानी बुराई करने के रस में डूबा रहता है, उसे दुनिया का और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं लगता जितना कि वो दूसरों की बुराई करके उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार भोजन की प्राप्ति ना हो लेकिन निंदा करने के उसे सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये समझ लीजिए कि वो संतुष्ट हो जाता है, उसको अहम कुछ तुष्टि मिलती है। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निष्कृष्ट और उद्गम। निष्कृष्ट का मतलब सब बेकार, ठीक है, बेकार है उसके लिए, निरर्थक हैं बाकी लोग, और आप कैसा है, आप अपने आप को कैसा मानता निंदा करने वाला व्यक्ति कि मैं सही हूँ। उद्गम का मतलब जहाँ से किसी चीज़ को उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। दोनों का अर्थ आप लिख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया, बताइए भाई, किस शैली का प्रयोग किया। तो इसके लिए भाई मैं अब तुम्हें जो है, ठीक है, और ठीक है, कमेंट में भाई मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या शैली है इनकी, ठीक है। अथवा हम देख लीजिए, मैंने बहुतों के रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और बहुतों को गुण से प्रभावित हैं, बहुतों को पाते देखा था, पर परंतु मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्कर सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित होता है। भाई ये कहाँ से लिया गया हमारा, ये तो भाई बिल्कुल मदर टेरेसा के उससे लिया गया होगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम से, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिससे गद्य गरिमा से लिया गया है भाई, और इसके लेखक कौन है, गद्य गरिमा के रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर मानवता और आंगन में समर्पण प्राप्ति का अद्भुत सौम्य रूप आज भी अपनी आंखों में देखा, कोई पीड़ा किसी को पाए और किसी का उत्साह सदा किसी की पीड़ा में सुरक्षित है। इसमें बताया भाई कि हम मनुष्य हैं और हमें दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए, दूसरों के दुख को समझना चाहिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम की ये कहानी है, मदर टेरेसा वगैरह
और जो भी वहाँ पे जो नर्स हैं उनकी सेवा को देखते हुए लेखक के मन में इस पाठ को लिखने का भाव प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये उसकी आत्मकथा है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा है? समर्पण और प्राप्ति का जो स्वरूप है लेखक ने वो क्या देखा है? मानवता की सेवा। मानवता की सेवा जो है सबसे बड़ा समर्पण है भाई, और अद्भुत स्वरूप है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य है? इसमें उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही होगा भाई कि हमारा जन्म यदि मनुष्य का है तो हमारा काम है कि हम मनुष्य की सेवा करें। मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य की पीड़ा को समझना सबसे बड़ा भाई जो है हमारा कर्तव्य है। ठीक है, प्रश्न 5, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक किस विधा का? तो भी मैं कमेंट में छोड़ता हूँ, आप बताएंगे इसे कौन सी विधा का है। आगे चलते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाँ भाई देख लीजिए, ये हमारा काव्यांजलि से लिया गया भाई। मैं एक बार इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मुझे फूल मत मारो। ठीक है, मुझे फूल मत मारो बिल्कुल साकेत से लिया गया होगा ये। ठीक है, उससे काव्यांजलि से साकेत से लिया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा इसका अर्थ बताऊंगा। ये कहाँ का भाई? ये बच्चों साकेत से है। मैथिली शरण गुप्त हैं इसके लेखक। और जब उर्मिला कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, ठीक है, किससे कह रही हैं? जो यानी बसंत ऋतु का मौसम है, और बसंत ऋतु के यानी जो कामदेव हैं, मित्र हैं उनके, मदन माने जो कामदेव, उनसे कह रहे हैं मुझे फूल मत मारो, यानी मुझे फूल मार करके मेरे शरीर को जो है आप जो है एक तरीके से परेशान मत करो। होकर मधु के मीत मदन, तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो हे मदन, हे कामदेव, पटु तुम कटु गरल न डालो। ठीक है, तुम ये जो पत्ते वृक्षों से डाल रहे हो मेरे ऊपर, ठीक है, या ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि गरल माने विष, एक जो है कड़वा विष मेरे ऊपर आप डाल रहे हो। फूल नहीं डाल रहे, ये फूल नहीं आपके, ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर क्या हो, जहर यानी एक जो है विष आप जो डाल रहे हो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। ठीक है, ऐसा करने से मुझे विकलता प्राप्त होगी और तुम्हें विफलता, तुम्हें सफलता इसमें प्राप्त नहीं होगी। ठहरो श्रम परिहारो, आप 2 पल के लिए रुक जाइए। ठीक है, अपने श्रम को समाप्त कर लीजिए। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। ठीक है, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, मैं साध्वी स्त्री हूँ। यानी मेरे पति जो लक्ष्मण हैं, उर्मिला कहती है कि वो अपने बड़े भाई की सेवा में जो है बन के लिए गए हैं। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ कि आप मेरे ऊपर इन फूलों की बारिश कर रही हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु है। देखिए कितनी बड़ी बात कहती है उर्मिला। फिर बोले यदि आप में जो है बल हो, शक्ति हो, तो सिंदूर बिंदु है, यह हर नेत्र निहारो। तो जो मेरे सिंदूर का जो बिंदु भी लगा हुआ है मेरे मस्तक पर, इसको देखोगे तो ये समझ लीजिए यह हर नेत्र निहारो, यह हर हर महादेव भगवान का तीसरा नेत्र है। ठीक है, तीसरा नेत्र है यह। ये सिंदूर नहीं है मेरे मस्तक पर। रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें यदि रूप अपने जो सुंदरता पर घमंड हो, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। ठीक है, तो अपने उस जो है रूप को, सुंदरता को, जो मेरे पति लक्ष्मण हैं उनके ऊपर नौछावर कर दो। ये लो मेरी धूल चरण उस रति के सिर पर डालो। फिर कामदेव से क्या कहते हैं कि हे कामदेव, हे देवता, यदि तुम्हें अपने पर घमंड है ना कि मेरी पत्नी रति बहुत सुंदर है या मैं बहुत सुंदर हूँ, तो लो मेरे पैरों की धूल ले जाओ और उस रति के सिर पर लगा देना, ताकि वो भी धन्य हो जाए। क्योंकि मेरे पति क्या है, मेरे पति देश सेवा में लगे हुए हैं, अपने बड़े भाई की सेवा में लगे हुए हैं। उर्मिला ने क्या किया है, अपने पैरों की धूली देने के लिए कहती है कामदेव से कि जाओ अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा देना, ताकि वो धन्य हो जाए। अब देखिए बेटा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए भाई। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साकेत से लिया गया, और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यही हो जाएगी भाई, मैंने बताया भी। ठीक है, क्या होगी? यही कि वो कामदेव से कह रही हैं उर्मिला कि यदि तुम्हें अपने आप पे, अपने रूप पे, अपनी सुंदरता पे घमंड है, तो लोग उसको आप मेरे पति पर नौछावर कर दो। और यदि तुम्हें अपनी पत्नी के सुंदर होने पर घमंड है कि रहती मेरी पत्नी बहुत सुंदर, तो मेरे पैरों की धूली ले जाइए हे कामदेव और उसके सिर पे लगा देना। ठीक है, उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया? ये हर नेत्र के समान बताया भाई। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र होता है उसके समान है। उसने कहा ये सिंदूर नहीं है, ये संसार को भस्म कर सकता है। कैसा है? ये भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान है। होकर मधु के मीत मदन,
ठीक है। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा, तो भाई आप देख रहे हैं कौन सा अलंकार होगा, अलंकार हो जाएगा भाई मैं, मी, मीत, मदन, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा बेटा। अब देखिए मैं, अबला, बाला, वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ बताइए भाई, तो कौन सा हुआ है इसमें भाई, जो नायिका और मिला वो नायक से दूर है, ठीक है, वियोग शब्द आ गया तो इसमें जो है विप्रलम्ब श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा ऊषा नागरी, खग कुल कुल कल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भराई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, ठीक है बेटा। तो लहर से लिया गया, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। मैं प्रातःकाल का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। लहर मैं लिखे देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के लहर पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान रूपी पनघट में, तालाब में क्या है, तारे रूपी जो ऊषा यानी प्रातःकाल की किरणें हैं, जैसे उसमें वो घड़े को डुबो रही हो। तीसरा देखिए, आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है, बताइए बताइए कौन डुबो रहा है। सुबह सुबह का समय जो प्रातःकाल है, जो ऊषा, ठीक है, ऊषा का मतलब समझ ना आप, यानी सुबह सुबह जो सूर्य की लाल किरणें पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि ऊषा रूपी स्त्री जो क्या कर रही है, पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, क्योंकि भाई जब प्रातःकाल होता है तो तारे धीमे 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 लुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है। प्रातःकाल हो रहा है तो ऐसा लग रहा है प्रातःकाल रूपी जो स्त्री है उन तारों को धीमे धीमे पनघट रूपी तालाब में डुबो रही है। भाई वो डूबते जाएंगे और दिन निकलता चला जाएगा, ठीक है, दिन में तारे नहीं दिखाई देते। खग कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार भी बताइए, खग कुल कुल कुल, तो कौन सा हो जाएगा बताइए, भाई यमक अलंकार हो जाएगा। कुल कुल शब्द का अलग अलग अर्थ है, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए, भाई रस आप बताएंगे, ठीक है, ठीक है, रस का लिए आप जो है मैं आपके लिए ऑप्शन छोड़ता हूँ कि आप जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय दीजिए। भाई क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिल्कुल मैंने बताया था मित्रों कि आप जो है शुरू के 4 या 5 जीवनी याद करेंगे, 1-2 जीवनी आ जाएंगी, कहीं कहीं तो 3 भी आ जाती हैं, ठीक है, मेरे बताए अनुसार। तो आप किसी एक का जीवन परिचय लिख देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि 3+2 का आप जो नियम है इस पर, जिसका नंबर है उस पर ध्यान दें। यदि हम लेखक के मात्र जीवन परिचय लिखेंगे तो बच्चों आपको 3 नंबर होंगे, लेकिन साथ में आप रचना लिख देंगे तो आपको साथियों कोई भी 5 नंबर काटने वाला नहीं है। 2 नंबर आपको रचना के, 3 नंबर आप किसके, जीवन परिचय के, 5 प्राप्त हो जाएंगे। तो 3 में से लिख देंगे। ये तो हमारा जो है गद्य गरिमा का होगा। अब काव्य में देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। आप अपनी किताब में नोट करके देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि सर आपने 5 जीवनी बताई थी उसमें से एक नहीं आई। ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ यही पॉसिबल है। शुरू की 5 जीवनी याद कर लीजिए, आपको एक जीवनी उसमें से आ जाएगी। प्रश्न नंबर 6, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य से, बिल्कुल हमारी कथा भारती में से बहादुर है, शायद अमृत राय का लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा पाठ है देखने में। बहादुरी में कहानी का आप जो है पाठ लिख देंगे। निर्मला आकर के वो एक नौकर है और बाद में वो चला जाता है, उसे जब ज़्यादा निर्मला द्वारा परेशान किया जाता है। बहादुर पाठ बड़ा रोमांचक पाठ है, तो आप इस कहानी का लिख देंगे या फिर आप लाठी का लिख देंगे। आगे देखेंगे, ये ध्रुव यात्रा है, आपके जहाँ जौन सी कहानी है उसका आप लिख देंगे, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी का लिख दीजिए, उसे नहीं लिखेंगे। तीनों पाठ आपकी कथा भारती से हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। भाई ये अपना जो है क्या आ गया, खंड काव्य। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि अपने हर मंडल में, प्रत्येक मंडल में अलग अलग जो है खंड काव्य होते हैं। भाई हमारे यहाँ मुक्ति यज्ञ है, हम बिलोंग कर रहे हैं मुरादाबाद मंडल से, और जो जहाँ से बिलोंग करता हो वहीं की जो है आप खंड काव्य लिखेंगे, ठीक है। कहीं सत्य की जीत है, कहीं रश्मि लथी है, कहीं आलोक व्रत हैं,
कहीं श्रवण कुमार, ऐसा नहीं कि आप श्रवण कुमार आपके याद हो और आप श्रवण कुमार लिख दें तो बिल्कुल नथिंग, आपको एक भी नंबर प्राप्त नहीं होगा। आपके मंडल में जो भी खंड काव्य होगा मित्रों, उसी खंड काव्य को आप लिखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भाई, दिए गए गद्यांशों का एक संदर्भ सहित अनुवाद करिए। बिल्कुल करेंगे भाई। ठीक है, हाँ, गद्यांश में देखिए अपने जो है संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया। मैत्रीवाच, जो मैत्री और गार्गी दो याज्ञवल्क्य की पत्नी हैं, तो मैत्री से मैत्री और गार्गी का आपने पाठ पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा पाठ से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मा ही सब कुछ है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी का और उसका मैत्री का बंटवारा नहीं करते हैं, वो कहते हैं मैत्री और गार्गी आइए मैं आपका जो बंटवारा करता हूँ, आपकी जो जो संपत्ति है दोनों का, दो पत्नी है उनकी। लेकिन मैत्री क्या कहती है? मैत्री कहती है, मैत्रीवाच मैत्री कहती है, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि पूरी पृथ्वी और संपत्ति मुझे मिल जाए तथैव तेना मृतम श्यामति, तो हे स्वामी क्या मैं जो है अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, कभी नहीं हो सकती। यत्नो कर्णो तवता जीवन तथैव ते जीवनम स्यात्, फिर उस जीवन का क्या होगा जिससे मुझे अमरता प्राप्त ना हो? बताइए, जिससे मुझे अमरता प्राप्त हो, मुझे वह धन चाहिए। अपने पति से कहती है कि मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, जिससे अमर हो जाऊं वो चाहिए मुझे। अमृत तो नासस्ति वित्तेन, अमरता से जो व्यक्ति अमर होता है, लेकिन जो है अमृत से, और वित्त कैसा होता है? वित्त का मतलब धन जो है नाशवान होता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। सा मैत्रीवाच, तब मैत्रीवाच कहती प्रिया ने सती ने तुम प्रिय भासते, हे प्रिय तुम सची नहीं बोलती बल्कि प्रिय बोलती हो, बहुत मीठा बोलती हो। ठीक है, इस तरीके से इसका अर्थ लिख देंगे। इसे नहीं लिखेंगे भाई तो इसे लिख देंगे। ये तो अपना जो है संस्कृत भाषा महत्तम में से लिया गया भाई। संस्कृत साहित्य आदि कवि महाकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यदो इयं भाषा अस्माभिः। संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल कालिदास, अनेक भास भारवी महाकवियों ने इस ग्रंथ को स्वीकार किया। कौन सी को? संस्कृत भाषा को। अथानि पटकाना हृदय विरायंती, इसको पढ़ करके वो लोगों के हृदय में आज भी विराजमान है। यम भाषा अस्माभिः मातृ सम्मानीय वंदनीय, ये जो भाषा है हमारी माता के समान है, सम्मानीय है और वंदनीय है। ये तो भारत मातु स्वतंत्र गौरवम अखंडम सांस्कृतिम एकम अच्छम संस्कृतिम सुरक्षिम शक्नोति। इस भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव की अखंडता को रखने के लिए और संस्कृति को रखने के लिए संस्कृत भाषा का सुरक्षित होना बिल्कुल जो है जरूरी है, परम आवश्यक है। भाई संस्कृत भाषा सुरक्षित होगी तो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति सुरक्षित होगी। इस तरीके से आप इसका लिख देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए भाई संस्कृत दिग्दर्शिका का श्लोक आगे दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्शित व्याख्या लिखिए। तो भाई व्याख्या कर देते हैं, चलिए। विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान परपीड़नम खलस्य साधो विपरीत मेदादाम च रक्षणाम। ठीक है, सुभाष रत्नानी से लिया गया भाई ये। ठीक है, कहाँ से लिया गया बेटा? सुभाष रत्नानी से। देखिए, विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशा परपीड़नम, यानी जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं बच्चों, ठीक है, बुरे लोगों की क्या है? विद्या विवाद आए, यदि उन पर विद्या आ जाए, उन पर ज्ञान आ जाए तो वो किस लिए है? उनकी विद्या विवाद करने के लिए। धन मदाय, धन होता है उनके पास तो वो किस लिए होता? यानी घमंड के लिए होता। मदाय का मतलब घमंड। शक्ति परेड़ा परिपीड़नम, यदि उनके पास शक्ति आ जाए तो दूसरों को परेशान करने के लिए। परिपीड़नम का मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। खलस्य, खलर का मतलब जो बुरे लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं। साधो, इसके विपरीत क्या होता है? जो सज्जन लोग होते हैं। विपरीता में ताजा निदाना रक्षणा, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या कैसी होती है? ज्ञान के लिए होती है। उनका धन किस लिए होता है? दान के लिए होता है। ठीक है, उनकी शक्ति कैसे होती है? दूसरों की रक्षा करने के लिए। देखिए कितना अपोजिट है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो है विद्या होती है विवाद के लिए, धन होता है घमंड के लिए, और शक्ति होती है दूसरों को परेशान करने के लिए। लेकिन खलस से साधो विपरीता मतजान दाना रक्षणार्थ, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं, क्योंकि उनकी विद्या किस लिए होती है? उनकी विद्या जो है ज्ञान के लिए होती है। ठीक है बेटा, उनका धन किस लिए होता है? लोगों की मदद करने के लिए होता है, दान करने के लिए होता है, और उनके पास शक्ति होती है रक्षा करने के लिए होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नहीं करेंगे तो अथवा में आप दूसरा श्लोक लिख देंगे। जयंती ते महाभागा जन सेवा प्राणा जरा मृत्यु धर्वस नास्ते यशाम कीर्तिम अनेकक्षित है। ठीक है,
जिनकी जो है, जिनका जीवन किस लिए होता है, जिनका जीवन लोगों की सेवा के लिए होता है, उनकी जय होती है हमेशा। जरा मृत्यु है, ठीक है, नास्ति ये शाम कीर्ति कथचित, उनकी कीर्ति हमेशा बनी रहती है ऐसे लोगों की। और जरा मृत्यु यानी उन्हें बुढ़ापे का या मृत्यु का भय नहीं होता। जयति ते महाभागा, जन सेवा प्राणा, जो लोग दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं, दूसरों की सेवा करने में लगते हैं, उनकी हमेशा जय होती है। जरा मृत्यु यानी बुढ़ापे के और मृत्यु का उन्हें भय बिल्कुल भी नहीं होता। ये सा कीर्तियों में नहीं कदाचित है, और उनकी कीर्ति हमेशा बनी रहती है। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद अभी मुहावरे आ गए। मुहावरे लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टेढ़ी खीर होना, भाई असंभव होना, मुश्किल होना, कि भाई ये काम तो कैसा होगा, टेढ़ी खीर होगा। आप कुछ भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य होना। बालू से रेत निकालना, बालू से रेत निकालना मतलब बारीकी से करना। कहते हैं भाई तू तो खाल में से तेल निकाल रहा है, तो बालू से तेल निकालने का मतलब बारीकी से कार्य करना या बारीकी से कमियां निकालना। घी का लड्डू टेढ़ा वाला, ठीक है। बुरे लोग, वो अच्छे लोग यदि कोई कमी भी है तो कमी भी कम होती है उसकी, ठीक है। अच्छे लोग कैसे होते हैं, घी के समान होते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा वाला, सज्जन व्यक्ति में थोड़ा बहुत ऐब भी है तब भी वो सही है, ठीक है। समर्थ को ना दोष को साईं, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। इस तरीके से आप इनके अर्थ लिख सकते हैं। अब देखिए भाई अपठित में आ जाइए। चलो भाई पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे बाद में, पहले इसके प्रश्न देख लेते हैं। मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। मंगल की सतह पे, तो भाई ढूंढेंगे मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। यहाँ से लगा देंगे भाई, ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ। मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की। मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है भाई, छांट लेंगे हम। किस कारण से लाल है भाई, ढूंढते हैं। ये रही बेटी, ठीक, ये है। हाँ, यहाँ से फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वह जंग की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, इसी कारण यह ग्रह की मिट्टी लाल है, ठीक है भैया। और आंधी को काटता हूँ मैं, इसमें लाल है बस, ठीक है बेटा। तीसरा देखिए, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो बताइए भाई कौन कौन से हैं। नीचे करता हूँ, वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम, चलिए इसको आप ही बताएंगे कमेंट करके भाई क्या होगा, पहले क्या है, पहले पृथ्वी पे, या चलो मैं निशान लगा देता हूँ। सर्वप्रथम अस्तित्व में क्या आया है, आने वाले एक देशीय जीव अमीबा और पैरासियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आप लगा देंगे, तीनों प्रश्न आपको मिल जाते हैं, अथवा में आ जाइए। नहीं पढ़ते पूरे पैराग्राफ को, अब आप नीचे देखिए क्या है। ठीक है बेटा, उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए भाई। अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, वक्ता पूछ रहा है। पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता कहूँ, मेरी 3 गतिविधियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद जो खोलकर मुझे दान करते हैं, दान करने में उसमें मेरा जी भर का उपयोग करते हैं। जो लोग उन्हें मेरा दान करते हैं और न भोग, उनके पास में अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। ये तो चोर डाकू, फिर भी आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। मेरी कमी यदि कोई प्रकार की समस्या का कारण बनती है तो मेरी अधिकता या कम नुकसानदायक नहीं होती, इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्यों को सावधान। भाई बिल्कुल धन होगा ये, ठीक है। थोड़ा नीचे करता हूँ इसे भाई, ये धन के बारे में है। जो हमारे पास रुपये पैसा है, लिखा हुआ ना कि दान, भोग और नाश, ये सब क्या है, पैसा। पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता हूँ। मेरी 3 गतिविधियाँ, बिल्कुल जो पैसा होता है, पैसा की 3 गतिविधियाँ होती हैं, दान, भोग, नाश। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर लिख देंगे हम, इसमें से नहीं लिखेंगे हम, ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कहीं नाम नहीं आएगा उसका। उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए, तो उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम धन, क्या है, धन या रुपये पैसा लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। क्या हुआ, दान, भोग और नाश।
वक्ता की कौन कौन सी गतियाँ? 3 गतियाँ भाई मैंने बताया, ठीक है, दान, भोग और नाश। तीसरा प्रश्न देखिए, वक्ता की अधिकता से दान और भोग न करने पर क्या परिणाम होता है? बताइए। मैं देखता हूँ भाई, जो लोग मेरा दान करते हैं और न भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। बिल्कुल सही भाई, उनका यही परिणाम होता है। जो ना दान करते हैं ना भोग, तो उनके पास धन कहता है कि मैं अधिक दिनों तक नहीं रुक पाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। प्रश्न है भाई 11वां प्रश्न देखिए भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऊपर अपना GSM हिंदी पॉइंट का नाम लिखता हूँ। सभी बच्चों से कहेंगे कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हिंदी की वीडियो आपको मिलती रहे बराबर। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए भाई। सही, ठीक है। अग माने क्या है भाई? अगर, अग, आगे और पीछे, ये सही है। या अचल और पाप, या नया और पुराना, या आना और पुण्य, तो इसमें हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आगे और पीछे, अग और अग। पयोद, पयोद देखिए, जहाँ द है बच्चों, पयोद, तो क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा भाई। यार ध है तो समुद्र, आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, और ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे। ख में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2, तो भाई क्या है? जैसे कि कर्ण है, कर्ण पे बता देता हूँ भाई। एक शब्द का पूछ रहा है, तो कर्ण हम कान के लिए भी कहते हैं, और कर्ण एक क्या है? नाम भी है। कर्ण एक नाम भी है। जैसे सुरती है, सुरती माने कान है और कान भी है। सारंग माने सर्प भी है, सारंग माने मोर भी है। तो 2 अर्थ इसके पूछ रहा है, किसी एक का लिख देंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। ठीक है, क्या है पहला? किसी के मन का गूढ़ रहस्य जानने वाला बिल्कुल भी बहुज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, सब कुछ जानने वाला होता है। मर्मज्ञ हो जाएगा, मन की बात को जानने वाला है ना, मर्मज्ञ। जिसे समझना कठिन हो, सुबोध नहीं भाई, सुबोध नहीं होगा। दुस्तर भी नहीं होगा, दुर्बोध होगा उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्बोध। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें भाई, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। डॉक्टर पृथ्वीराज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक थे। ठीक है भाई, प्राचार्य होंगे वनस्पति विज्ञान के। प्राध्यापक कोई शब्द नहीं होता, हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग अपना काम करो। ठीक है, जब सब लोग हैं अपना काम करो, बताइए क्या हो जाएगा भाई? सब लोग अपना काम करो, सब लोग काम करो लिख सकते हैं, अपने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, अब 10 रुपये में क्या आता है? 10 रुपये में क्या आता है भाई? अब की कोई ज़रूरी नहीं है, अब शब्द इसमें फालतू लगा हुआ है। ठीक है, इसे हटा देंगे। मेरे से कुछ ना पूछो, मुझसे कुछ मत पूछो। वियोग, श्रृंगारस अथवा करुणस का भाई, तो वियोग में बताया कि जहाँ नायक और नायिका बिछड़ गए हों एक जगह से, ठीक है, एक जगह उपस्थित नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे हमारा जो है वियोग श्रृंगारस हो जाएगा, स्थायी भाव इसका रति हो जाएगा। ठीक है बेटा, या करुण का लिख देंगे आप, शोक है कोई से एक का। श्लेष अलंकार अथवा संदेह अलंकार का श्लेष का लिख देंगे। एक शब्द जो है एक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ एक से अनेक बार प्रयोग हो रहे हो, तो श्लेष अलंकार लिख देंगे। दोहा छंद में देखिए 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 11 और 13 और 11 मात्राएं होती हैं पहले और दूसरे चरण में, और तीसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएंगी? 11 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे, तो भाई प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर जो है बिजली जितनी हमारे आपूर्ति होनी चाहिए उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। श्रीमान जी, पूर्ण रूप से हमें जो है बिजली प्रदान करने के लिए आप किसी मतलब जो है अपने किसी कर्मचारी को आप अवगत कराएं या आदेश प्रस्तुत करें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, या फिर आप लिख सकते हैं भारतीय स्टेट के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन, भाई बिल्कुल आवेदन लिख सकते हैं किसी स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को। किसी सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं
कक्षा बीए या एमए जो भी मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, श्रीमान जी मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप मुझे कुछ धन प्राप्ति यानी धन उपलब्ध कराने का जो है अवसर प्रदान करें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, बिल्कुल भाई, विज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस निबंध को लिख देंगे। या प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, इसे लिख सकते हैं। भाई प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका मेन होती है। यदि विपक्ष ना हो तो जो है कुछ भी जिसकी सरकार होती है वो कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, इसलिए विपक्ष उन्हें हमेशा रोकता है। यह भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान लिख सकते हैं। या भाई हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान लिख सकते हैं। जो भी समस्याएं, जैसे सामाजिक समस्या में हमारे बाल विवाह है और दहेज प्रथा मुख्य रूप से जो है एक पनपती हुई बुराई है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप उन समस्याओं को, या बेरोजगारी की समस्या आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपका प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त होता है। भाई इससे पहले आप जो है लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ ऑफलाइन में भी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।